आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 2022 यूपी असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात के लिए अभी से कमर कस ली है। इस बीच कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी के दौरे तेज कर दिए हैं। एमआईएम यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमआईएम का यूपी के मुस्लिम अक्सरियती सीटों पर नजर है। ओवैसी ने अपने दौरे के दौरान यूपी की तमाम सियासी जमातों पर हमला बोला है। खासकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर मुसलमानों के साथ वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया, जबकि इक्तदार में मौजूद बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ओवैसी ने मुस्लिम मुखालिफ जमात तक कह डाला। अब सवाल यह उठता है कि क्या यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए ओवैसी पूरी तरह से तैयार हैं, और जो मुस्लिम अक्सरियती असेंबली हलके हैं, जो सीटें हैं, क्या उन पर ओवैसी की नजर होगी? और सबसे अहम सवाल यह है कि अगर यूपी में चुनाव असदुद्दीन ओवैसी लड़ते हैं, जिसका उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है, तो उनके चुनाव लड़ने से फायदा किसका होगा और झटका किसे लगेगा, यानी नुकसान किसका होगा? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की सियासत का पूरा फोकस मुस्लिम सियासत है। तो ऐसे में किन पार्टियों को यूपी में नुकसान होगा ओवैसी की एंट्री से, और किन पार्टियों को फायदा होगा, यही आज हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमएच खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। एमआईएम लीडर एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल हसन आजाद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के लीडर, स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले एडवोकेट आदिल हसन साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आदिल हसन साहब, लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी के मुसलमानों को ललकार रहे हैं। क्या कुछ तैयारी, क्या यह मानकर चला जाए कि एक तरह से एमआईएम ने और असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी असेंबली चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है? हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी है, और ये ललकार नहीं है, हम गुजारिश कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आजादी के 74 साल हो गए और यूपी में जो हाल है मुसलमानों का, दलितों का, उनके साथ जो नाइंसाफियां हुई है, इसलिए हम उनसे इल्तिजा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि बिहार में एक बेहतर सीमांचल के लोगों ने वोट दिया था और एक क़यादत को मजबूत किया। हैदराबाद के लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया। आप भी आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम को अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। उसमें आपकी भलाई है। आपने देखा, आपके साथ मुजफ्फरनगर हो जाता है, आपके साथ मेरठ मलियाना हो जाता है, फिरोजाबाद हो जाता है, आपके साथ आपकी घर मस्जिद शहीद हो जाती है, कोई खड़ा नहीं होता है। ट्रिपल तलाक बिल आ जाता है, कोई बोलने वाला नहीं होता है। अफराजुल हो जाता है, पहलू खान हो जाता है, मॉब लिंचिंग होता है, लव जिहाद के नाम पर जो आपके ऊपर झूठे मुकदमे होते हैं, NSA लगाया जाता है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी टर्न डाउन करता है। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। अगर खड़ा होता है तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं, वही एमआईएम होती है। चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी दबे कुत्तों के साथ अगर कोई जुल्म होता है, तो सबसे पहले अगर कोई शख्स, कोई कायद, कोई लीडर, कोई आवाज उठती है, तो हैदराबाद से, और वो लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हम यूपी के आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, आपने सबको मौका दिया। आजादी के बाद सच्चर कमीशन हो, रघुनाथ मिश्रा कमीशन हो, महमूदुर रहमान रिपोर्ट हो, सब में जो आपकी हालात दिखाया, जो आपका इंपेरिकल डाटा है, वो आप खुद देखिए, आप खुद मिलाइए। आप समझदार हैं, आप अहले किताब वाले, आप समझदार हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास रखते हैं। आप पढ़िए कि आपके साथ क्या हुआ, आपकी स्थिति कहाँ है, आप कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। आजादी के बाद लगभग 35% नौकरी में थे आप, 26% आपका एजुकेशन लिटरेसी रेट था, आज कहाँ चले गए हैं? आज आपके यहाँ नौकरियां नहीं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन आदिल आजाद साहब, आदिल हसन आजाद साहब, आपके कहने का मतलब यह कि ओवैसी साहब का टारगेट सिर्फ यूपी के मुसलमान है बस? नहीं, देखिए, सीमांचल में बिहार में पिछले चुनाव में एमआईएम कामयाब हुई, उसमें सीमांचल में हर तबके की हमने बात की, और आज सीमांचल को एक क़यादत मिली। बाढ़ की समस्या हो, सीमांचल को एएमयू मुद्दा हो, सुरजापुरी रिजर्वेशन हो, पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच हो। आपने देखा जो सीमांचल में जो सबसे ज्यादा पलायन होता है सीमांचल से होता है। हमारे यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। आजादी के 72 साल बाद भी हो गया। वो खित्ता नेग्लेक्टेड था, वो डिप्राइव था मेन स्ट्रीम से जुड़ने के लिए। तो आज एमआईएम वहां पे हरकत में है, जिसके चलते पटना के गलियारों में, पटना के सत्ता के केंद्र में भी लोगों को एहसास होता है, मुख्यमंत्री को भी इस बात का एहसास होता है कि अब सीमांचल यतीम नहीं है, सीमांचल को एक क़यादत मिली है और उस क़यादत के ठीक है। मैं दोबारा आदिल हसन आजाद जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। इस बीच मेरे साथ अब्बास हैदर साहब,
तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के लखनऊ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास हैदर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर एमएच खान साहब, लगातार 3-4 दिनों से असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी के दौरे पर हैं, यूपी के मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की है, फैजाबाद और रुदौली से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की है, और बार बार वो यही कह रहे हैं कि यूपी के मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। तमाम पार्टी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टियों, समाजवादी पार्टियों, कांग्रेस, बीजेपी, सबको उन्होंने एक तरह से मौरद इल्जाम ठहराया कि मुसलमानों के साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया है। अबू हुरैरा साहब, ये तो आदमी का मुंह है, मुंह से कुछ भी बोल सकता है, बोलने के लिए आजाद है। और ये कि मुसलमानों के नाम पे पार्टी बनाई है तो वोट मांग रहे हैं सब समाज का। अब ये जाने अब बहुजन समाज पार्टी का तो नारा ही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब मैं आपको गिनती गिरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज, अपना कॉलेज, देखिए 1996 में जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो पहली बार उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया गया, जिसमें 10वीं तक के बच्चों को वजीफा दिया जाएगा। और जो IAS PCS की तैयारी करते थे उनके लिए भी उसमें फंडिंग की गई। उसके बाद 2007 में उन्होंने जब सरकार बनाई तो उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाया, जिसमें सारे मुस्लिम समुदाय के लोग या माइनॉरिटीज के लोग या और भी लोग उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। काम कहाँ नहीं हुआ, काम किसी तरह नहीं हुआ। सवाल इस बात का है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, उसमें 1996 में जैसे आई बहन कुमारी मायावती जी, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, बहुत बड़ी तादाद में पैसे की फंडिंग किया, सबको तनख्वाह मिली। हर जिले में कप्तान कौन होगा, हर जिले में डीएम कौन होगा, छांट छांट के उन्होंने रेशियो के हिसाब से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया। और जिले में कप्तानों से सवाल भी किया कि तुम्हारे इलाके में कितने थाने पड़ते हैं, कितने थानों में मुसलमान हैं, कितने थाने में ठाकुर है, कितने थानों में ब्राह्मण है, कितने थाने में बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। ये सब काम बहन कुमारी मायावती ने किया है। जेवर एयरपोर्ट देखिए बनाया उन्होंने। आज आप अल्लाह शोर मचा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये काम नजर नहीं आ रहा है। मायावती का ये काम असदुद्दीन ओवैसी को नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उनको नजर नहीं आ रहा। और अब नजर आ रहा है, जब 3-4 महीने बाकी है चुनाव ना। अबू हुरैरा साहब, 3-4 महीने पहले नजर आया उनको, बाकी चश्मा लगाई था नहीं था उनके आंख पे। उनके आंख का ऑपरेशन हो गया था, आंख से दिखाई नहीं दे रहा था कि अब 2-3 महीना बचा है तो बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इसलिए कूद पड़े हैं। और 100 सीट कह रहे हैं, अगर 100 सीट पर कैंडिडेट खड़ा कर दें तो जो कहिएगा वो मान लूंगा मैं। इनके पास आदमी कहाँ है, इनके चुनाव लड़ने के लिए आदमी कहाँ है जो 100 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। आदिल हसन आजाद जी जवाब दे रहे हैं। एमएच खान साहब, आदिल साहब 100 सीट पर लड़ गए। आदिल हसन आजाद जवाब दे रहे हैं जी। आदिल जी, नहीं, पूरी बात तो होने दीजिए, जवाब वो क्या देंगे, उनके पास जवाब कुछ नहीं है। देखिए 100 सीट पर लड़ भी गए आप तो सरकार कहां बना रहे हैं आप? सरकार बनाने के लिए 403 पर लड़ना पड़ेगा भाई। नहीं, सरकार तो उन्होंने देखिए बिहार में भी नहीं बनाई, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए वो लड़ ही नहीं रहे हैं। मत दिखाइए, उतनी सीटों पर वो लड़ ही नहीं रहे हैं। आदिल जी, तो कहां से सरकार बना लेंगे, कहां से मुसलमान की बात, ये तो बरगला रहे हैं। हुरैरा साहब जी, मेरे जो बड़े भाई हैं खान साहब बैठे हैं, उनकी इज्जत करता हूं। मायावती जी कर्नाटका में, केरला में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, बंगाल में, झारखंड में, सब जाके जगह जाके चुनाव लड़ती हैं। अच्छी बात है, उनके लिए इजाजत है। दूसरी पार्टी लड़ती है, उनके लिए इजाजत है। हमें क्यों दिक्कत है भाई? उसके बाद बतलाइए, बिहार में बसपा के साथ हमारा अलायंस था, हम 6 पार्टी के गठजोड़ में हमने चुनाव लड़ा था। उस वक्त हम क्या थे? उस वक्त हम क्या थे? मेरे बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोलने दीजिए, जाके पूछिए उनके बिल्कुल नहीं, हमारे साथ राममूरत जी, मैं प्रेस इनको जानकारी नहीं है। खान साहब चुप रहे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी 2003 में जाकर मायावती जी ने स्टेज शेयर किया था, बीजेपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई है। क्या बोलेंगे भाई एमआईएम को? भाई इनका इतिहास कौन नहीं जानता है? बीजेपी के साथ सरकार बनाए हैं, बीजेपी के साथ क्या सरकार बनाई है? बहन की हम काशीराम जी की इज्जत करते हैं, सुना जाए, काशीराम जी की इज्जत करते हैं। आप लोकतंत्र में किसी को चुनाव रोक नहीं सकते। बसपा को चुनाव लड़ने का अधिकार है, समाजवादी को है, कांग्रेस को है, भाजपा को, उसी तरह एमआईएम को है। एमआईएम ने जैसे बिहार में, सीमांचल में मुसलमानों को, दलितों को एक आवाज दी, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश में देंगे। क्योंकि आप 4.5 साल, 4.25 साल दिखते नहीं है,
ट्रिपल तलाक में, कश्मीर के मुद्दा पे, सीए मुद्दा पे, एनआरसी मुद्दा पर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस पर आप दिखते नहीं है। जब आप दिखिएगा नहीं, अब जब आप अखलाक के मुद्दे पर, पहलू खान के मुद्दे पर, अफराजुल के मुद्दे पर, मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर, लव जिहाद के मुद्दे पर, ज्ञान व्यापी मंदिर के मुद्दे पर, बाबरी मस्जिद की शहादत के मुद्दे पर जब आप नहीं दिखेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारकुन खड़ा होगा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करेगा और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी हो। ठीक है खान साहब, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए, मैं अब्बास हैदर जी के पास भी जाऊंगा। जी देखिए, इन्होंने बिहार का एग्जाम्पल दिया कि बिहार में हमारा तालमेल था, हमारा बिहार में इनसे तालमेल नहीं था। ये जो कुशवाहा जी की पार्टी थी, उस पार्टी में इनको हिस्सा मिला था। बहन कुमारी मायावती जी कोई स्टेज साझा किया हो तो बताएं। उसमें अभी हम कहते हैं कि हम इनके साथ थे। ये पश्चिम बंगाल में गए, क्या करने गए थे, क्या करके आए? सवाल इस बात का है, आपका नाम ही मुस्लिमीन है, तो हिंदुस्तान का आइन क्या कहता है? हिंदुस्तान का आइन कहता है सबको जीने का, सबको खाने का, सबको रहने का, सबको खाने का, जिस तरह से आप रहना चाहे रह सकते हैं। आप एक जात बिरादरी को करके किसको फायदा पाना चाहते हैं? आप एक जात बिरादरी को, मुसलमान समाज को करेंगे तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और जो कह रहे हैं कि ये बीजेपी से सरकार बनाई, मैं कह रहा हूं बीजेपी सरकार बनाया हमने 96 में बनाया और 96 में ही हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया। बीजेपी के एजेंडे को नहीं चलने दिया। जब आरएसएस का एजेंडा चला तो बहन कुमारी मायावती जी ने इस्तीफा दिया। ये क्या तमाशा है? हमने वो काम किया है मुसलमानों के लिए, सबके लिए किया है। ठीक है अब्बास हैदर जी, बार बार असदुद्दीन ओवैसी साहब यूपी की तमाम सियासी पार्टियों और खास तौर से उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है और खासतौर से यूपी में आज मुसलमान जिस तरह से पिछड़ेपन, चाहे तालीम की बात करें, चाहे दूसरे शोबों की और सेक्टर की बात करें, कांग्रेस की यह देन है। कांग्रेस की वजह से आज मुसलमान बहुत पिछड़े हैं हर सेक्टर में। अबू हुरैरा साहब, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि मैं आया नहीं हूं, गंगा मैया ने बुलाया है, वैसे ही एआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश आए नहीं, उनको बीजेपी ने बुलाया है। बीजेपी की जमीन खिसक रही है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने जो झूठे वादे करके सत्ता में आए थे उसमें से कोई बात तो निभाई नहीं। अब पब्लिक इनसे नाराज है तो अब इनको मजबूरी है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करें। तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में उनका जो सबसे अहम मोहरा होता है वो एआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी होती है, क्योंकि जब ये आते हैं तो ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। जैसे कि पहले के हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करते थे और एक साथ बंगाल और पुरानी दो मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते हैं, लेकिन इनको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नकार दिया है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के रहनुमा कभी नहीं बन सकते। ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान की जो कौमी यकजहती उसमें विश्वास नहीं रखता, और ऐसे आदमी को हिंदुस्तान का मुसलमान कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अबू हुरैरा साहब, दूसरी बात जो मैं आदिल जी आ रहा हूं आपके पास। ये बंगाल अपने आप तेलंगाना में तो 7 सीट जीतते हैं और पूरे हिंदुस्तान में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का काम करने लगते हैं, तो पूरा मुल्क जानता है कि बीजेपी की बी टीम है। या वहां पे 82,000 से ज्यादा केसेज चल रहे हैं वक्त, उस पर आप क्या काम कर रहे हैं? तेलंगाना में तो जाकर के पूरे स्टेट में चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन बंगाल में पहुंच जाते हैं, वहां की पब्लिक नकार देती है। हाँ, बिहार में जरूर पब्लिक गलती हो गई, वहां पर इनको सीटें मिल गई और बीजेपी की सरकार इन्होंने बना दी, वो कामयाब रहे उनका मंसूबा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी इनका मंसूबा कामयाब नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आवाम और देश की आवाम, मुसलमान सब पहचान चुका है इनके एजेंडे को कि किसके लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ जबानी तौर से कहने से नहीं होगा कि हम ये बात है, वो आपने किया, आपने डिलीवर किया। आदिल हसन जी जवाब दे रहे हैं इसका। मैं अब्बास हैदर जी, आदिल हसन जी इसका जवाब दे रहे हैं। आदिल हसन जी, बार बार यही कहा जाता है कि अगर ओवैसी साहब आते हैं और बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं तो फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा, यह बात बार बार कही जाती है। सर, दिल्ली में 2014 में चुनाव कांग्रेस लड़ी, 15 में चुनाव लड़ी, 19 में लड़ी और 21 में लड़ी, कांग्रेस को 0 सीट आया। तेलंगाना में भी कांग्रेस को 0 सीट आया। बंगाल में भी अभी विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस को 0 सीट आया। लोकसभा में भी कांग्रेस को 0 सीट आया। 192 सीट और से चुनाव होता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने होती है। 172 सीट पे कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, तो कांग्रेस को ये नहीं दिखता। और यूपीए 1 में और यूपीए 2 में जब एमआईएम इनके साथ थी तब हम क्या थे? वाईएसआर रेड्डी सरकार को जब हमने मदद किया था तब हम क्या थे?
जब वहां पर रुसैया सीएम बने थे तब हम क्या थे, और कांग्रेस पार्टी किस मुंह से बोलती है? आप जाके रिपोर्ट उठाइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके चले जाते हैं, कर्नाटका का एमएलए इनका चला जाता है, मध्य प्रदेश का एमएलए इनका चला जाता है, गोवा का एमएलए इनका चला जाता है, मणिपुर का एमएलए इनका चला जाता है। आप ही बताइए, इंसाफ कीजिए। राजस्थान में देख ही रहे, पंजाब में आप देख ही रहे, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 404 में सिर्फ 7 सीट आई है 2017 के विधानसभा में, और कांग्रेस का देख लीजिए एक एमएलए आदित्य सिंह की, वो भी चली गई। आप ही बताइए, कांग्रेस को एक इनके शहजादे, इनके राजकुमार, वो भी अमेठी से चुनाव हार गए, वही माइनॉरिटी डोमिनेट। लेकिन आदिल हसन आजाद जी, आप बोलिए, आदिल हसन जी, जहां पर बीजेपी इतनी मजबूत हो, जहां की रिवायती पार्टियां बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी और पुरानी और रिवायती पार्टियां हैं, वहां पर एमआईएम किस तरह से अपने आप को मजबूत करेगी? सर, बेधर्म सुल्तान बुद्ध कितना दिन तक चलेगा? क्योंकि कितना दिन तक चलेगा? बिहार में 70 सीट पे सिर्फ 19 सीट जीता इन्होंने। आप जाके देख लीजिए, बंगाल में इन्होंने 0 सीट जीता इन्होंने, आप तेलंगाना में 0 सीट इन्होंने जीता, अब राजस्थान में 26 का 26 लोकसभा चुनाव ये हार जाते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव लोकसभा 0 हो जाता है, मध्य प्रदेश में 0 हो जाता है, दिल्ली में 0 हो जाता है, हिमाचल प्रदेश में 0 हो जाता है। आप किस कांग्रेस की बात करते हैं? आप कितना दिन तक, और इनको पता नहीं है कांग्रेस के, मेरे भाई को जाके पता। डॉक्टर अहमद खान साहब, ओवैसी साहब की यूपी में एंट्री के माने यही है कि अगर वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो ये वही 100 सीटें होंगी जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीटें हैं, जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है। क्या सीधा सीधा नुकसान नहीं होगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें? नहीं, देखिए 2017 में भी एमआईएम चुनाव लड़ी थी, कितना वोट पाए थे? 300, 400, 500, 600 वोट पाए थे, और ढेर हो गए थे। अब सवाल इस बात का है, तो हमने तो, हमारा पार्टी का नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब सोचे तो समाजवादी पार्टी सोचे कि हाँ असदुद्दीन ओवैसी उनका वोट काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे। सोचना है तो मुसलमानों को सोचना है कि बीजेपी को दोबारा ले आना है कि नहीं ले आना है। सोचना है तो मुस्लिम समाज के उन बड़े लोगों को सोचना है कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ भाषण दे करके हवाई जहाज पर टिकट कटाए और चले गए। उनका टिकट भी देख लीजिएगा, बीजेपी के कार्यालय से कटा हुआ होगा हवाई जहाज का टिकट, वहां से यहाँ आएगा। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इन पर ईडी का छापा नहीं पड़ता है, इनके सीबीआई पे छापा नहीं पड़ता है। ये अकेले बचे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं। पैसा कहाँ से आता भाई? क्यों? आखिर अगर इतने चहेते बीजेपी के हैं तो इसलिए ईडी का छापा है, सीबीआई का छापा है, कोई और अपोजिशन के लोगों पर सब तरह का इल्जाम लगाया जाता है। किसी को जेल में डाल दिया जाता है, किसी को जेल में क्या नाम है, फांसी से लटकाने की बात की जाती है। ये एक खेल है बीजेपी का। और ठीक है, आदिल जी जवाब दे रहे हैं खेल को उत्तर खान साहब आदिल जी इसका जवाब दे रहे हैं जो सवाल आपने उठाया है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। आदिल हसन आजाद जी। सर, खान साहब को जानकारी ले लें कि 2014 का लोकसभा में 0 सीट था, 2017 में 19 एमएलए जीते तो उसमें से आधा से ज्यादा भाग गए। 2019 में सपा के साथ जीते तब 5 तुम्हारे बिहार के एमएलए बचे, कोई बचे? उसके बाद ताज कॉरिडोर का मामला आपके बिहार के एमएलए कोई बचे हैं? से ज्यादा संपत्ति इन पर चला। बिहार के कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, एमपी है। इनको इतना दिल में इतना बॉक्स क्यों रखते हैं? कम से कम बॉक्स कम रखें खान साहब। इतना ईटी का केस इनकम टैक्स जब गलत कीजिएगा तब आपको नींद नहीं आती। हम अल्लाह से डरते हैं, ईटी से नहीं डरते हैं, याद रखिएगा। अल्लाह से डरते हैं तब आपको नींद नहीं आती है। 4.5 साल आप नहीं निकलते हैं। भैया आपको ईडी नहीं बोलेगी, आपको सीबीआई नहीं बोलेगी, क्योंकि बीजेपी की टीम में केरला में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव लड़े, बंगाल में 0 सीट आई, आप किस आधार पर कह रहा है कि आप दूसरे को बोलते हैं और आप एमआईएम बीजेपी की सरकार ईडी का छापा नहीं डलवाएगी। शिवसेना पर आप नहीं बोलते हैं, किसी जो नेशनल चैनल है, क्रिश्चियन कांग्रेस पे नहीं बोलते हैं, शिरोमणि अकाली दल का नाम पर नहीं बोलते हैं, नागा फ्रंट पे आप नहीं बोलते हैं। आप सिर्फ एमआईएम अरे आप कहां से घूम रहे? उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव बात करिए। अरे उत्तर प्रदेश चुनाव की बात, आप उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करिए ना। कितने परसेंट वोट मिले थे आपको? कितने परसेंट वोट मिले थे 2017 में? अरे भाई परसेंटेज हम मिले आपको कभी चीफ मिनिस्टर 2017 में कितने परसेंट वोट मिले? नागालैंड चले गए, चाहते हैं कि काशीराम जी और बाबा साहब। चलिए ठीक है बीजेपी लीडर कमर अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, एमएच खान साहब बात हो गई, आदिल जी बात हो गई। मैं कमर अली साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। कमर अली साहब तो थोड़ा ताखिर से आप जुड़े हैं। समाजवादी माफ कीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री हुई है यूपी में
मजलिस इत्तेहादुल जी। मुस्लिमीन एमआईएम तकरीबन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, और जो जी। दूसरी पार्टियां चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, इन सबका मानना है कि अगर जी। ओवैसी आएंगे तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का फायदा होगा यूपी में। देखिए अबू हुरैरा भाई, मैं आपको बताऊं, वैसी आए चाहे कोई आए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा आवाम पहुंचाएगी, 24 करोड़ जनता पहुंचाएगी। ना हिंदू है ना मुसलमान है। हम उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आपने ये देखा कि योगी जी की सरकार दंगा मुक्त सरकार है। दंगा मुक्त सरकार, ये कहना बहुत जरूरी है। गैंगवार आज तक हमारी सरकार में नहीं हुआ है। हम योजनाओं के लाभ पे काम करते हैं, हम योजनाएं दे रहे हैं। हमने जितना योजनाओं पे लाभ दिया है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये ओवैसी साहब तो बार बार कह रहे हैं कि 2014 के बाद से पूरे हिंदुस्तान और खासतौर से यूपी में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया है। लगातार जो लोग लिंचिंग करते हैं उन्हें सरकार बचा रही है। अबू हुरैरा जी, एक आध जगह लिंचिंग हुई है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त रहे हैं और कार्रवाई हुई है। हमारे क्या मुजफ्फरनगर दंगे से लेके, गोरखपुर से लेके, बनारस से लेके, कौन सा ऐसा जिला है जिसमें ये नहीं दंगा, इनकी सरकारों में, चाहे सापा हो, चाहे बासपा हो, चाहे कांग्रेस का हो, सब में दंगा हुआ है। कोई ऐसी सरकार नहीं जिसमें दंगा ना हुआ हो। ये मेरी सरकार पहली ऐसी सरकार है माननीय योगी जी की जो दंगा मुक्त सरकार है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। हम 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करते हैं, उनकी योजनाओं की बात करते हैं, सबको ठीक है। एमएच खान साहब जवाब दे रहे हैं आपका। एमएच खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कमर भाई, पार्टी की सरकार में बताइएगा। हाँ, ये अब्बास जी आ रहा हूं आपके पास। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ। जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जब 150 से 200 मुसलमान घर छोड़ के भाग रहे थे, तो सैफई में समाजवादी पार्टी के लोग नाच देख रहे थे। ये मान सकता हूं मैं। लेकिन अब दंगा नहीं हुआ, आप कह रहे हो, सही बात कह रहे हो। दंगाई जब सत्ता में आ गए तो दंगा कैसे होगा? जो दंगा करते थे वही सत्ता में आ गए, तो दंगा कहां से होगा? लेकिन जब बात करोगे महंगाई की, जब बात करोगे पेट्रोल डीजल की, तब तो आप फंस जाओगे ना। पेट्रोल डीजल के दाम कहां बता पाओगे? डरा के उनको वोट बैंक हासिल करती थी। अबू हुरैरा भाई, इस पे बात होना चाहिए। क्यों नहीं बात होती है? क्यों नहीं समाजवादी बात करती? क्यों नहीं कांग्रेस बात करती है? क्यों नहीं बहुजन समाज पार्टी बात करती है? ठीक है। देखिए, अब मेरे पास टाइम कम बचा है। अब्बास हैदर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे पास टाइम की अब कमी है लास्ट में। अब्बास हैदर जी लास्ट कमेंट आपका। अब्बास हैदर जी, मैं कहना जी, अभी ओवैसी साहब के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। और राहुल गांधी का नाम आते ही ये लोग परेशान होने लगते हैं, घबराने लगते हैं, क्योंकि राहुल गांधी आम जनता की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी मुल्क की जो आम आवाम है, जिसको इन्होंने मजलूम बना दिया है, जिसको इन्होंने उसको हक नहीं दिया, उसके रोजगार छीन लिया, उसके घर में रोटी नहीं बन रही है, उसकी आवाज राहुल गांधी उठाते हैं। इनको तकलीफ होती है क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कैसे मुल्क में विश्वास रखती है। चलिए, ठीक है। देखिए, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी। अभी यूपी में ओवैसी साहब का दौरा चल रहा है, इस पर हम और भी आगे बातचीत करेंगे। वक्त की कमी है, माजरत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास हैदर जी, डॉक्टर एमएच खान साहब, आदिल हसन आजाद साहब और कमर अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। देखना बहुत अहम होगा कि किस तरह से अपने इस मिशन को असदुद्दीन ओवैसी यूपी में बढ़ाते हैं, और ओवैसी के जाने से फायदा किसका होगा या नुकसान किसका होगा, यह भी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।